share, hide एंड मिनिमाइज। जी बेटे, ये आपके मार्च 18 का पेपर है, अभी जो हमने डाउनलोड करके रखा है। इसको मैं दूसरे फॉर्मेट में खोलता हूँ। राइट, सो इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस तो हमें करने ही नहीं पड़ेंगे, आप लोगों को ऑलरेडी उस पर इंशाल्लाह ताला ग्रिप आ चुकी है, लेकिन ज़ुबानी डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन जरूरत पड़े तो हम मॉडल आंसर्स वगैरह निकाल के उसको करेंगे। हाँ, ये चाहिए तो वो वाला है। मार्च 18 ये हो गया जी, और इसकी मार्क स्कीम भी खोल लेते हैं साथ साथ फॉर कंप्लीट क्लोजर। राइट बच्चों, सो हियर वी आर जी। सेक्शन बी एज कस्टमरी, हम पहले सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे और बाद में सेक्शन ए को देख लेंगे। एक सेकंड जी, मेरे कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैं जल्दी से देख लूँ। ओके, नाउ जी बेटे, पहला क्वेश्चन देखें। एक्सप्लेन विद द एड ऑफ अ डायग्राम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स लिंक टू इंडिफरेंस कर्व्स। आई एम श्योर कि पहला मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू नो कि डायग्राम बना के डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझाएं, ठीक है। फिर उसका लिंक इंडिफरेंस कर्व से कराएं। इसमें शायद आप लोगों को ग्लिच आ रहा हो। डज एनीबडी नो द लिंक? पहले मुझे ये सिंपल बताओ। नोबडी नोज द लिंक, ऑल्दो हमने क्लास में किया हुआ है। चले, लेट मी सी, इसका शायद मॉडल आंसर पड़ा हुआ हो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। लेट मी जस्ट क्विकली लुक, रावी से ही देख लेते सर हैं। MRS से तो लिंक नहीं। वेरी गुड इल्सा, शाबाश, वेरी वेरी गुड, यही लिंक है। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में देखते हैं। अगर मेरे पास ये मॉडल आंसर पड़ा है तो फिर हमारा टाइम बच जाएगा। ये जी 19 कंज्यूमर बिहेवियर एंड एफिशिएंसी क्वेश्चन, और ये है जी, किधर चला गया 19, बहुत कुछ भेजा हुआ है, तसल्ली से नीचे देखते हैं। यस 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 यस, दिस वेयर इट शुड बी। ये आंसर्स आना शुरू हो गए। मई जून 19, मई जून 20, यस मई जून 19। अच्छा, इसमें शायद मैंने पहला क्वेश्चन पार्ट नहीं करवाया, मैं देख लेता हूँ। ये देखें, इसमें मैंने दूसरा पार्ट बी करवा दिया आप लोगों को, और फिर उसके बाद भी शायद कुछ, हाँ, सिर्फ बी पार्ट करवाया हुआ है, नॉट द ए पार्ट। तो ए पार्ट हम अभी डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो तो वी कैन डू इट कम्प्लीटली, बिकॉज देर इज़ नो रीज़न वाई वी शुडंट डू दिस क्वेश्चन जो कॉमन टॉपिक्स में से थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं। Explain with the aid of a diagram diminishing marginal utility and its link to indifference curves। ठीक है, अब तसल्ली से क्वेश्चन की टर्म्स ढूंढते हैं जी। वो कहता है जी आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनाना है और इंडिफरेंस कर्व से लिंक करना है। सो व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द अप्रोच कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, somebody is trying to join us, other, राइट जी। सो या ये तो वो क्वेश्चन आ गया, सॉरी, यहाँ पे या 2A देखें। एक्सप्लेन विद एड ऑफ डायग्राम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लिंक टू इंडिफरेंस कर्व। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज पार्ट ऑफ कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, cardinal approach has some key terms which we need to understand before we can understand the concept of diminishing marginal utility or its law। यहां तक कोई मसला बच्चों? सबसे पहले तीन टर्म्स हमें डिफाइन करनी होती हैं। टोटल यूटिलिटी, खाली यूटिलिटी, फिर टोटल यूटिलिटी, और फिर मार्जिनल यूटिलिटी। सबको ये डेफिनेशंस आती हैं। ओके, I'll ask one by one। Let's start with रिदा। रिदा, यूटिलिटी को खाली डिफाइन कर दो। What is utility? So the satisfaction derived from consuming a good is utility. गुड और सर्विस पर, परफेक्ट, ठीक है।
मुझे अदन आप बता दो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी. The total satisfaction derived from achieved from consuming a good. एक गुड सिर्फ, कंज्यूमिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, टोटल है ना, टोटल जो हमने कंजम्पशन की है उससे. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, किसको पता है इसका फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी का, क्योंकि वहां पे एम यू और टी यू डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अच्छा आंसर बनता है. व्हाट इज टी यू का फॉर्मूला? The marginal utility of one good plus marginal utility of the Yes, second. marginal utility of first unit plus mu of 2 plus mu of 3 up to mu of n प्लस करते जाए हर एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी को, वो टोटल बनती जाएगी. अच्छा जी, और अब बन गया जी टोटल. मार्जिनल यूटिलिटी मैं मुना आप बता दो, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? Sir, it is the additional satisfaction gained from consumption of one extra unit of good or service. शाबाश, इसका फॉर्मूला आता है जी sir, it is total the यूटिलिटी utility of मतलब n minus total utility of n minus 1 units. यूनिट्स. शाबाश, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन यूनिट. शाबाश, एक स्टेप पीछे जाके माइनस करना होता है, दैट्स इट. ये आपका बेसिक स्टार्ट हो गया. अब इनडिफरेंस कर्व को डिफाइन करते हैं थ्रू, लेट्स सी हु इज अवेलेबल इन माय क्लास. इब्राहिम, इनडिफरेंस कर्व को डिफाइन कर दो बच्चे. That shows all possible combinations of two goods where consumer gets the same due, hence its difference curve. कुछ थोड़ी सी कमी रहेगी एंड पे. shows all combinations of two goods, a consumer gets the same utility, hence he is indifferent on all those combinations. ठीक है, यस, परफेक्ट. ये हो गया जी हमारा बेसिक्स. अब उसके बाद हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को प्रॉपर्ली बता देंगे. ठीक है, कार्डिनल अप्रोच है सर्टेन अजम्पशंस. दो अजम्पशंस यहां बता देते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन कर देते हैं. It assumes that consumer has a personal utilimeter and can measure the exact amount of utility from every unit consumed in cardinal या whole numbers, मसलन 1 2 3 10. Secondly, it deems consumers are rational, that is, they always prefer more over less, are aware of their incomes, prices of goods, their substitutes, and market conditions, hence make smart choices. According to law of diminishing marginal utility, with continuous या successive consumption, mu from every next unit is always less than the previous one. For example, a thirsty man eating apples or drinking lemonade on a hot summer day will get a lot of utility from the first unit, first drink, but gradually the utility will start falling. It may go into zero or even negative. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात की है, हमें आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जरूरत यहाँ पे नहीं है. इसी को अच्छी तरह हम बताएंगे. जी जी बच्चों, तो एग्जांपल देनी जरूरी होती है? बेटे देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसने यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात की, उसने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर डिमांड के निकालने की बात ही नहीं की. तो हमारे पास सिर्फ ये स्कोप बच गया. फॉलो कर रहे हो ना? तो आप बेशक वो जरूर बनाएं, बल्कि टेबल बनाएं टी यू एन एम यू का. एम यू याद कर लें जी, पहले से 10 फिर 8 फिर 6 4 2 0 -2, टोटल उसी से जमा कर करके हर यूनिट का आपको टोटल मिल जाएगी. तो आप लिखिएगा कि as seen in the above table, as long as mu is positive, tu rises. When mu is 0, tu is maximum. When mu falls, is negative, tu falls. ठीक है, so this is the concept of diminishing marginal utility, that if incomes, fashion, taste, etc. do not change, advertisement does not take an effect, उसकी जो limitations हैं, and consumer consumes continuously in reasonable units, consumption results in lower and lower mu from every next unit. किसी बच्चे को यहां पे प्रॉब्लम आ रही हो? अब जी, द लिंकिंग कॉन्सेप्ट बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द concave shape, the backward bending shape of indifference curve, which is due to diminishing marginal rate of substitution. MRS का फॉर्मूला दें, change in good y over change in good x.
एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ वन गुड से एक्स, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व बना दें, बल्कि मैं आपको बना के दिखा भी देता हूं ताकि आप ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बड़ा अच्छी तरह बता सकें। आप एक इंडिफरेंस कर्व लगाएं। इधर आ गया बच्चों आपकी गुड वाई, गुड एक्स, ये बैकवर्ड बेंडिंग शेप में आप इंडिफरेंस कर्व लगाते हैं। कोई पॉइंट्स दे दें। पहला पॉइंट लेट्स से 15 यूनिट्स ऑफ वाई और 1 यूनिट ऑफ एक्स। उसने 1 यूनिट ऑफ एक्स और कंज्यूम किया। अब सिर्फ 10 वाई ले रहा है। कितने वाई उसने छोड़े? 5। सी पॉइंट, हमने थर्ड एक्स कंज्यूम किया। अब बहुत थोड़े उसने छोड़े, 10 से 7, 3 वाई। बी पॉइंट, चौथा एक्स लिया। आप देखो सिर्फ वो मुश्किल से 2 छोड़ रहा है। तो कुछ नजर आया? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Why is that? As he consumes more of good X, its mu falls according to law of diminishing marginal utility. यही लिंकिंग कॉन्सेप्ट है। X को ज्यादा इस्तेमाल किया, उसकी mu गिरना शुरू हो गई और उसके माइंड में X कम वैल्यूएबल हुआ। He is willing to give up less and less units of Y. Hence the indifference curve is shaped concave, backward bending due to diminishing marginal rate of substitution. Basically diminishing opportunity cost है ना ये, ठीक है। तो ये इनका लिंकिंग कॉन्सेप्ट आपने 4 मार्क्स में बताया। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? सम किड्स सीम लाइक देयर स्ट्रगलिंग अ लिटिल, मुझे फील आ रहा है। बताइए किसी को मसला आ रहा हो? ओके, इफ इट्स क्वाइट इट मींस यू ऑल अंडरस्टैंड। जी बच्चे, यू नीड मोर या मैं वापस क्वेश्चंस पे जाऊं? सेकंड क्वेश्चन बकायदा सॉल्व करके मैंने यहां पे दिखाऊंगा भी आपको, वो ऑलरेडी मॉडल आंसर पड़ा हुआ है। Discuss using indifference curve analysis how the impact of an increase in indirect taxation on the quantity demanded of a good depends on whether it's a normal or inferior good. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इस्तेमाल करें, की टर्म्स डिफाइन वगैरह करें, अप्रोच बताएं, फिर जी टैक्स इनडायरेक्ट लगने से क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, सप्लाई कर्व्स लेफ्ट पे शिफ्ट होते हैं, प्राइस बढ़ती है। बस प्राइस राइज पे क्या इफेक्ट आते हैं, नॉर्मल गुड्स पे उनको एक्सप्लेन कर दें, इंफीरियर गुड पे क्या आते हैं उनको एक्सप्लेन कर दें इनके ग्राफ बना के। समझ आ गई बच्चों? ब्रॉडर स्केच बिफोर आई शो यू द आंसर। Okay, let's see. I think somewhere here is the answer. Yes. वही क्वेश्चन सेम अप्रोच। आप बताइए जी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आर पार्ट ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन आ गई। शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स वेयर कंज्यूमर गेट्स द सेम टोटल यूटिलिटी, हेंस ही इज इनडिफरेंट ऑन ऑल कॉम्बोज। दो प्रॉपर्टीज दे दें जैसे ऊपर हमने बताया था, वही आई सी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स। दोबारा रिवाइज हो जाएगा, इट्स बैकवर्ड बेंडिंग बिकॉज ऑफ diminishing marginal rate of substitution, that is how many units of good y are to be given up for one more unit of good x. As he consumes more of good X, his mu falls according to law of diminishing marginality. Hence, he is willing to give up less and less of the other good. इसलिए backward bending होता है. We also use budget line, which shows all combinations of two goods that consumer can afford in his limited income and given prices, along with indifference curve to determine consumer equilibrium. ये बेसिक ग्राफ बना के बता दें कि जी E0 पे वो Y0 गुड Y ले रहा था और X0 गुड X, यहाँ उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज थी, वो फुली इक्विलिब्रियम में था इन इज गिवन बजट। ठीक हो गया बच्चे? यहां पे आपके 4 मार्क्स पूरे हो गए। मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन यहां पे? फिर जी indirect taxes are imposed on spending on products and raise cost and price of the product. Price change causes price effect. अब before worrying about the graphs ये सारे effect बताओ। Which is price effect क्या है? Which is change in consumption due to change in price of the product. Price effect has two further effects, that is income effect, which is change in consumption due to change in real income as a result of price change. इसकी definition बच्चे बहुत गलत करते हैं। मनी इनकम चेंज नहीं हुई, प्राइस चेंज होने से जो रियल इनकम पे चेंज आया है उसके रिजल्ट में कंजम्पशन पे जो इफेक्ट है। सो income effect is the change in consumption due to change in real income as a result of price change.
and substitution effect, which is if one good becomes cheaper, consumer prefer it over the relatively expensive one. So simply ये तीन definition दे दें. For normal goods, all effects are negative for a price rise. आपने ए बी ओरिजिनल बजट लाइन लगाई, ई जीरो पे इंडिफरेंस कर्व लगा के IC जीरो एक्स जीरो हमारा पहला कॉम्बिनेशन था. अब प्राइस बढ़ने से बजट लाइन ए सी पे पिवटल इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. एक्स की प्राइस बढ़ी थी, एक टैक्स हम कहेंगे जी एक्स पे लगा है. अब उसकी रियल इनकम गिर गई है, उसको वापस ओरिजिनल लेवल पे लाना है ताकि सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट्स को अलग अलग कर सकें. शेडो बजट लाइन देखो, ऊपर हमने टेंजेंट की ES पे इक्विलिब्रियम सब्सटीट्यूशन, X0 से XS नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, XS से XY नेगेटिव इनकम इफेक्ट. Does somebody want me to draw this graph again? नीचे पे डिमांड कर्व एक्सट्रापोलेट कर दें. ES इमेजिनरी है, उसको छोड़ दीजिएगा. E0 जब प्राइस कम थी और E1 जब प्राइस ज्यादा थी, AB पॉइंट्स को ज्वाइन किया, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आ गया. फिर जी इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा. Inferior goods have a negative relationship with income. When price of good X and inferior good rises due to tax, substitution effect will be negative. Consumer कम खरीदेंगे, relatively expensive है. But income effect will be positive क्योंकि उसकी जो real income बढ़ेगी, he will move towards normal goods. ये लिख दीजिएगा. सब लेकिन इस केस में inferior goods के केस में substitution effect is greater than income effect. Hence price effect still remains negative. Again वही same हमने drill की. पहला इक्विलिब्रियम ए बी के ऊपर IC0 लगा के E0 पे XS ओरिजिनल हमारी कंजम्पशन थी. जब प्राइस बढ़ी एक्स की टैक्स की वजह से, AC पे बजट लाइन पिवटल इनवर्ड शिफ्ट हुई. अब रियल इनकम हमारी गिर गई है, उसको वापस ऊपर लाते हैं टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रियल इनकम, ताकि सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट्स को अलग करें. जहां उसने ऊपर वाले हिस्से में जब प्राइस गिरती है तो ऊपर हिस्से में हम टेंजेंट करते हैं. ES पे टेंजेंट हुआ इंडिफरेंस कर्व जीरो से, X0 टू XS हमारा नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट था. जबकि दूसरा इक्विलिब्रियम हमने E1 बीच में लगाया क्योंकि उसको पॉजिटिव दिखाना था, लेकिन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हैज टू बी बिगर देन इनकम इफेक्ट. बीच में लगाया. YE छोटा सा पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, प्राइस C PE प्राइस इफेक्ट है नेगेटिव. इन इलास्टिक सा डिमांड कर्व है, तो एक्सप्लेन कर देंगे. उसने कहा था क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ता है. सारे ग्राफ को एक्सप्लेन करने के बाद, एज सीन डिमांड फॉर बोथ नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स विल fall when tax is imposed, but less response of inferior goods due to income effect being positive for a price rise. PED is low for inferior goods and high for normal goods. बच्चों सबको क्लियर हो गया है या कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे आपके ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद है आंसर. वैसे एहतियातन मैंने गिफन गुड की प्रैक्टिस यहाँ करवा दी थी बच्चों को. अगेन आपने ए बी ओरिजिनल लगानी है, जल्दी ना कीजिएगा. IC0 को लिटा के बना के, स्पेशली ऊपर वाले हिस्से में प्राइस राइज के ग्राफ में, E0 पे इक्विलिब्रियम X0 ओरिजिनल क्वांटिटी थी जो कंज्यूमर ले रहा था. प्राइस बढ़ी गुड एक्स की, ए बी से AC पे पिवटल इनवर्ड शिफ्ट हुआ, वापस उसको बजट लाइन को बाहर शिफ्ट किया टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ फॉल इन रियल इनकम टू सेपरेट सब्सटीट्यूशन इनकम इफेक्ट. अब नोट करें, E0 से ES नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, लेकिन गिफन गुड्स के केस में रियल इनकम गिरी थी और इसका इतना पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा कि वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को आउटवे करेगा. देखो हमने नया इक्विलिब्रियम बनाया E1 पे, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को आउटवे करता हुआ इतना बड़ा इनकम इफेक्ट बनाया. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारी प्राइस इफेक्ट सिर्फ X0 से XY है. इसका डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाएगा. E0 और E1 से, E0 जब प्राइस कम थी नीचे तक लाओगे, E1 जब प्राइस ज्यादा हो चुकी थी. बच्चों समझ आ गया या थोड़ी सी और रीइटरेशन चाहिए यहाँ पे? Is anybody in the class? Yes, you are. बच्चों समझ आ रहा है? मुझे बता दें प्लीज. Yes, sir. Okay, great. So ये कौन है? मरियम की बात में मैं करता हूँ. चलें जी, सबको क्लियर है तो मुझे बता दें, वरना मैं थोड़ा सा रिट्रेट कर दूं. कंज्यूमर बिहेवियर, एफिशिएंसी, लेबर मार्केट, जो 3 कॉमन क्वेश्चन भेजे हुए हैं ऑब्जेक्टिव का, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, एवरेज कॉस्ट का, ये माइक्रो का फिट कर दें, आपका यहीं पे काम हो जाएगा जैसे इस पेपर में हुआ है. और मैक्रो के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो कर लें, 8 जो भेजे हुए हैं आपको कहता आपके नोट्स के अंदर, एंड यू विल बी फाइन इंशाल्लाह. अब थर्ड क्वेश्चन ओलिगोपोली से है. वी कैन हैव अ डिस्कशन, बट आई वुड से अगर आप लोग चाहते हो कि इसी बहाने ओलिगोपोली की थोड़ी सी रिवीजन हो जाए,
तो मैं ये रिवाइज करवा देता हूँ आपको इस क्वेश्चन के बहाने, वरना वी कैन गो टू ये चलें इसको फिर बात के लिए छोड़ते हैं, अभी वो वाले क्वेश्चन करते हैं जो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 ए एंड बी दोनों पार्ट लेबर मार्केट से हैं। इवन क्वेश्चन 5 वही दो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को मॉडल आंसर्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 7 देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड एफिशिएंसी का क्वेश्चन। सो यू हैव 4 क्वेश्चंस टोटली विद इन योर ग्रास्प। 6 क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हाथ मार सकते हो अगर मजबूरी हो, अलबत्ता 5th 7th 4th and 2nd are totally from your topics selected and the model answers shared and the notes shared. सबको बात मेरी समझ आ रही है? I told you every paper will start looking easier now, inshallah. But again, depends on how much grip you have on these topics, how much of your section B is totally covered. कौन सा करना चाह रहे हैं जी? 4th करवा दूं या 5th करवा दूं? अभी हमारे पास 30 odd minutes हैं, कौन सा करना चाह रहे हैं? लेबर मार्केट का करें 4. Let me see if I have it in the thingy. Model answers में ये है कि नहीं? Let me just quickly check from some WhatsApps group. अच्छा जी, हम किधर आ गए? ये रावी का कंज्यूमर बिहेवियर कहीं पे यहाँ पे था, लेबर मार्केट का क्वेश्चन। मई जून 17 आ गया, लेबर मार्केट एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसका तो ये पूरा बड़ा वाला मॉडल आंसर है, डिमांड कर्व वाला इसमें शायद नहीं पड़ा हुआ। चले मैं आपको नोट से करा देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। एक बार इसको मैं मिनिमाइज करके आपको क्वेश्चन दिखा दूं। पहला पार्ट क्या कह रहे हैं? Explain how a firm derives its demand curve for labor and consider how the structure of the product market in which the firm operates affects the firm's demand curve for labor. Simply लेबर मार्केट में फर्म का डिराइव कैसे होता है डिमांड कर्व? एमआरपी थ्योरी। परफेक्ट मार्केट में स्ट्रेट लाइन एमआर और इम्परफेक्ट मार्केट्स में मोनोप्सनी वगैरह में, मोनोपली अगर प्रोडक्ट मार्केट है और मोनोप्सनी आगे है लेबर मार्केट में, तो उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग एमआर। मैं भी आपको नोट्स में दिखाता हूँ, इसका प्रॉपर आंसर आपको अभी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और अगर स्टिल प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, आई गो इनटू फर्दर डिटेल्स। राइट जी, ये हमारा लेबर मार्केट somewhere here, yeah. जी बच्चों, ये देखिए डिमांड कर्व फॉर लेबर इन इम्परफेक्ट मार्केट सही है, इसको छोड़ते हैं फिलहाल। डिमांड कर्व फॉर लेबर इन परफेक्ट मार्केट्स पहले हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसका मिसिंग है बिकॉज आई थिंक शी मिस्ड दैट क्लास, तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। हाँ, टू फार बैक। डिमांड फॉर लेबर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो हम कहेंगे जी डिमांड फॉर लेबर curve is derived through marginal revenue productivity theory, the MRP theory. ठीक है, firms hire workers due to their MRP, marginal revenue product, यानी additional revenue earned by the firm from hiring one extra worker. It is the product of marginal revenue MR, that is additional revenue gained from selling one extra unit of a good or service, and MPP, marginal physical product, that is additional output produced by the extra worker hired. So MR को MPP में मल्टीप्लाई करें। इसने बस क्या किया, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व लगा दिया, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था इन अ परफेक्ट लेबर मार्केट firms are wage takers, hence they face sorry, in a perfect product market firms are price takers, hence they face a perfectly elastic demand curve which is average revenue and marginal revenue. तो आप सिर्फ marginal revenue भी लेबल कर दें, good enough, price takers हैं। इसके साथ मैं आपको कई बार दिखाया, दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। इसको ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ को। इधर बच्चे हमने लेबल किया एमआर, तो अब बताइएगा परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड के परफेक्टली इलास्टिक होता है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू भी परफेक्टली इलास्टिक होता है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एमपीपी में,
इधर लिख दीजिएगा एमपीपी और इधर लेबर। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है. दिस इज ड्यू टू increasing returns and then diminishing returns. As each extra worker is hired, initially he has fair access to capital and can easily produce more than the previous one. But when too many workers start sharing too few machines on the factory floor, marginal physical product starts to fall due to diminishing returns. तो इसकी इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से इस शेप है. और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा MRP कर्व बनेगा. इधर लेबर आ गई. ये हमारा MPP कर्व था और ये हमारा बराबर शिफ्ट कीजिएगा MRP कर्व, क्योंकि इनका बीच का डिस्टेंस इज MR विच इज कांस्टेंट. स्ट्रेट लाइन है इसलिए बराबर शिफ्ट हो रहा है. बच्चों समझ आ रहा है या कोई कंफ्यूजन? सर वो जो आप लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न का बता रहे थे वो हम लोग ने ये डायग्राम बनाने के बाद उसमें एक्सप्लेन करना है. बेटे सारा समझाना है, सारा समझाना है. पहले MRP की डेफिनेशन सारी कैसे निकलता है, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता क्या है, इस कर्व की हद तक बस बताना है. और फिर बताना है बराबर शिफ्ट होगा MRP बिकॉज MR इज कांस्टेंट, इसलिए बराबर शिफ्ट होगा. जी ठीक है सर. जी हमजा क्या पूछ रहे थे? ओके आई थॉट यू वर आस्किंग समथिंग. राइट जी, बैक टू द नोट्स. अब देखो इसने ग्राफ नहीं बनाया था तो हमने बना दिया. तो उसने एक्सप्लेनेशन बता दी है. MR is straight line in perfect product market because firms are price takers. MPP is subject to diminishing returns as long as workers have access to capital. MPP rises and when too many workers start sharing fixed number of machines, diminishing returns occurs and MPP falls. Hence, when MPP is multiplied by MR, MRP shifts parallel, equal shift होता है. अब जी imperfect labor markets. अब यहाँ पे हम बात करेंगे. Let's assume it's a monopoly product market. ठीक है, which has a downward sloping MR because they're price makers. Demand curve slopes downward and hence MR slopes downward. And in the labor market, let's assume it's a monopsony, single buyer of labor. Hence, MR will be downward sloping when we multiply it with MPP due to increasing and diminishing returns. इसकी shape है. There'll be non-parallel shift क्योंकि पहले MR ज़्यादा था, shift ज़्यादा हुआ. फिर MR देखो गिर चुके हैं तो shift MPP और MR के P के बीच में बहुत थोड़ी सी हुई. यही आपका टोटल क्वेश्चन का था. इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट भी यही होगी आपकी. As seen above, in case of perfect product markets and perfect labor market demand curve, there is a parallel equal shift of MRP from MPP, whereas in imperfect market there is a non-parallel shift as MR is falling. समझ आ गई बच्चों या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके लेट्स ये हम कर चुके थे, सॉरी. ये हो गया जी. वापस क्वेश्चंस पे आते हैं. पहला पार्ट हो गया. दूसरा भी पूरा आंसर आपके नोट्स में मौजूद है. डिस्कस वेदर इट इज पॉसिबल फॉर अ ट्रेड यूनियन टू नेगोशिएट हायर वेजेस एंड मोर एम्प्लॉयमेंट. अब आप अपने नोट्स पे जाएं. ट्रेड यूनियन वाला पार्ट निकालें. यस, ट्रेड यूनियन वाला पार्ट निकालें. आपका ये पूरा आंसर आ जाएगा. यस, इम्परफेक्शन पहली वन ऑप्शन ही थी, उसको स्किप करते हैं. ट्रेड यूनियन तो हम बात करेंगे. I'll just show you the question once more to be refreshed. Discuss whether it is possible for a trade union to negotiate higher wages and more employment. ठीक है, इस पे आए जी. हम ट्रेड यूनियंस को डिफाइन किया. ट्रेड यूनियंस आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स दैट negotiate on workers' rights through collective bargaining. They play certain roles like numbers में ना कीजिएगा, ऐसे फॉर्म में कीजिएगा. They negotiate for higher wages of their workers, better working conditions such as workplace temperatures, more holidays, maternity, paternity, etc. They fight redundancies in case firm is reducing number of workers. If a worker is unfairly dismissed, they provide them legal support. बस चार एक करके उसके बाद जी ये जो पॉइंट्स हैं, व्हेन ट्रेड यूनियन कैन नेगोशिएट हायर वेजेस विदाउट अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम एंड पे रखेंगे. इवैल्यूएटिव पॉइंट्स लेके आएंगे. अब पहले हम यहां से बात स्टार्ट करते हैं. इफ ट्रेड यूनियन फेसेस परफेक्ट मार्केट फर्म्स, ठीक है, एनी वेज इंक्रीज विल बी एट द एक्सपेंस ऑफ सम अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ऊपर रेड में देखो, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल डिपेंड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर कर्व्स. हमने डिमांड सप्लाई लगाए यहाँ पे. वेज रेट वाज W, नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड वाज L. वेज यूनियन हमेशा ट्रेड यूनियंस अबव द वेज रेट,
निगोशिएट करती हैं WU पे। उस पे अगर ट्रेड यूनियन बहुत पावरफुल थी, सारे मेंबर्स थे उसके, तो नीचे वाला सप्लाई कर्व पे कोई वर्कर अपने आप को सप्लाई नहीं करेगा वेज यूनियन से नीचे, तो नीचे वाला सप्लाई कर्व अब इनफेक्टिव हो गया, रिडंडेंट हो गया। अब स्ट्रेट लाइन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व बन गया वेज यूनियन पॉइंट ए तक, सप्लाई इज इक्वल टू ACL एंड MCL, हर एडिशनल वर्कर की मार्जिनल कॉस्ट भी वही है और एवरेज कॉस्ट भी फर्म वही दे रही है। ए पॉइंट के बाद अगर फर्म्स ने हायर करना है तो पुराना सप्लाई कर्व स्टार्ट हो जाएगा, फिर MCL विल बी ग्रेटर देन ACL, सो इसमें किंक आ जाएगा। अब इस ग्राफ के मुताबिक ट्रेड यूनियन ने जब वेज यूनियन WU लगाई तो सिर्फ L1 वर्कर्स डिमांड हो रहे हैं, डिमांड फॉर लेबर कर्व के मुताबिक देखो, और सप्लाई L2 वर्कर्स अपने आप को कर रहे हैं। L1 से L2 जॉब लॉसेस हैं, सॉरी L1 से L2 अनएम्प्लॉयमेंट है, ये विलिंग एंड एबल टू वर्क L2 थे और जॉब सिर्फ L1 को मिल रही है। L2 L1 आर जॉब लॉसेस। कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी विल डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। जितने इलास्टिक होते जाएंगे कर्व्स उतनी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, जितने इन इलास्टिक उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम। किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम हम ये बहुत दफा कर चुके हैं, बट स्टिल इफ यू हैव ग्लिचेस लेट मी नो। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा अच्छी तरह। फिर जी, however when trade unions are facing monopsony buyers of labor, थोड़ा सा monopsony का बता देना, when one single firm is hiring workers, is wage maker, is profit maximizer, MCL MRP पे हायर करती है। सो अगर ट्रेड यूनियन भी सारी मोनोप्सनी टाइप की, यानी सारे वर्कर्स उसके मेंबर्स हैं उस इंडस्ट्री में, और आगे से फर्म भी एक ही है जो हायर कर रही है वर्कर्स को, तो इट्स अ बायलैटरल मोनोप्सनी, दोनों साइड पे पावरफुल फोर्सेस हैं। In such cases, not only will the trade unions be able to raise wages, but there may not be any job losses. अब जी, हुआ क्या? MCL MRP पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, इक्विलिब्रियम मोनोप्सनी EM, LM वर्कर्स हायर कर लिया, वेज देनी चाहिए थी W स्टार, डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक, डिमांड एंड MCL के मुताबिक, लेकिन दे रहे हैं WM अपने सप्लाई एवरेज कॉस्ट के मुताबिक। W स्टार से WM निगोशिएशन मार्जिन है, उसके बीच में अगर ट्रेड यूनियन वेज बढ़ाएगी, ना सिर्फ वेज बढ़ेगी बल्कि LM से LU देखो वर्कर्स भी ज्यादा हायर हो रहे हैं। सो थोड़ा सा मैंने बोल दिया था कि यहाँ डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ इसको। चाहे तो मैं दोबारा ग्राफ बना दूं आपको, तो ट्रेड यूनियन अगर मोनोप्सनी बायर के अगेंस्ट निगोशिएट करती है तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट करवाए बगैर वेजेस बढ़ा सकती है, परफेक्ट मार्केट में नहीं कर सकती। बताएं मुझे ग्राफ दोबारा बनाऊं या यू गाइस नो इट? ओके, अब जी आखिर में हम लेके आएंगे when trade unions can negotiate higher wages without unemployment. If demand for final product is inelastic, firm will be happy to raise wages, क्योंकि उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा प्राइस बढ़ाने से। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक है, इनकी बात नहीं मानी जाएगी, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अगर फर्म्स के प्रॉफिट ज्यादा हैं तो वेज भी बढ़ा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं करेंगे, उन्हें एक्सपैंड करना है। ट्रेड यूनियंस के लार्ज एंड मिलिटेंट मेंबरशिप हैं, बड़े लड़ाके हैं, बहुत सारे हैं, तब भी इनकी बात मानी जाएगी। व्हेन वेजेस आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ कॉस्ट, तब भी इनकी बात मानी जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड में जब फर्म्स एक्सपैंड कर रही हैं तब भी इनकी बात मानी जाएगी। एंड व्हेन कैपिटल इज नॉट अ गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ लेबर, तब भी इनकी बात मानी जाएगी। सो सिंपली, trade unions negotiating against a perfect market, firms are unable to raise wages without causing unemployment. However, against monopsony and cases listed above, they are able to raise wages without causing unemployment. बच्चों समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन? Okay, so one quick revision and this will all be easy for you. अब देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो एफिशिएंसी का है, हम बहुत कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अभी मैं कल परसों की क्लास में हमजा हमने एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ किया था। एम आई राइट? यस। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डज समबडी वांट टू सी कि नोट्स में कहाँ इसका आंसर है, कैसे किया हुआ है, तो मैं जल्दी से करा दूं। सर दिखा। श्योर, लेट्स सी जी। यहाँ पे मैं इसको दोबारा खोलता हूँ अपने नोट्स। ये पहला वाला जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स नोट्स का भेजा हुआ है, सॉरी इसको मैं ठीक कर दूं।
सेकेंड यूनिट के स्टार्ट में ये आ जाता है टॉपिक 2। सॉरी, जो टॉपिक है ये सेकेंड यूनिट स्टार्ट हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करें, क्वेश्चन था, मैं आपको दोबारा दिखा दूं। Explain the difference between actual growth and potential growth. You already know it a lot, but still देख लेते हैं इसको। तो देखो, economic growth is when real GDP of a country rises over time. It can be actual or potential. It's measured by the formula real GDP 2 यानी current year का real GDP minus real GDP 1 यानी पिछले साल का या base year का over real GDP 1 into 100, जिसे inflation measure करते हैं। So economic growth actual means when real GDP rises over time due to use of previously unemployed resources. It is linked with a movement from a point inside PPC towards PPC. It's also linked with increase in aggregate demand. It occurs in short run. मैंने सिर्फ pointers दिए हैं, इसको explain कर देंगे। As seen in the figure, we move from point U to B or B to A. This is actual growth. We are using the currently unemployed workers, unused machinery, land जो एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, जिसको काश नहीं कर रहे थे, फार्मिंग नहीं हो रही थी, मिनरल्स नहीं निकल रहे थे वहां से, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो हम पीपीसी के पास या पीपीसी के ऊपर आ गए, और ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट इसको कैसे अचीव करवा सकती है? बाय यूजिंग एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, जिससे एग्रीगेट डिमांड बाहर शिफ्ट हो और इंटरेस्ट रेट कम, मनी सप्लाई ज़्यादा या टैक्सेस कम और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा, उससे इंजेक्शन आते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के, एग्रीगेट डिमांड का बाहर शिफ्ट होता है, अनयूज्ड रिसोर्सेज, वर्कर्स, लैंड एंड कैपिटल स्टार्ट्स गेटिंग एम्प्लॉयड। पोटेंशियल ग्रोथ, व्हेन इकोनॉमी इज प्रोडक्टिव, पोटेंशियल इंक्रीजेस, हमारा ओवरऑल पीपीसी बाहर शिफ्ट हो जाता है और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है बाहर। ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। और कैसे होता है? पीपीसी शिफ्टिंग फैक्टर्स, इंप्रूवमेंट इन क्वांटिटी एंड और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, मैंने दोनों ग्रोथ्स इकट्ठी दिखाई हैं इस ग्राफ में। यू टू बी मूवमेंट जो है पीपीसी वाले कर्व में, वो एक्चुअल ग्रोथ है। ए बी से सी डी पे शिफ्ट पोटेंशियल ग्रोथ है, एक्सप्लेन कीजिएगा। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का शिफ्ट पोटेंशियल ग्रोथ है, और एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट एक्चुअल ग्रोथ है। दोनों का बता देना इसका कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्यों शिफ्ट होती है? गवर्नमेंट की सप्लाई साइड पॉलिसीज के थ्रू। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू मिनरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस एटसेट्रा गिव्स देम, 12 मार्क का था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि उससे एनर्जी सोर्सेज बढ़ जाएंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई एंड पीपीसी बाहर शिफ्ट होंगे लॉन्ग रन में। सेकेंडली, लेबर को एजुकेट एंड ट्रेनिंग कर दें, वही सारे फैक्टर्स नीचे उसकी लिस्ट दी हुई है। दैट इज इट मेरे बच्चों, ये आपका आंसर था। कोई कंफ्यूजन? डिफरेंस बिटवीन द टू इज one is linked with movement from inside PPC towards PPC by using current resources, available resources, and by increasing aggregate demand. Whereas potential growth is due to increase in aggregate supply and shift of PPC. It happens in the long run due to supply side policies. ये इनका differentiation आपने कर दी। Any question मेरे बच्चों? ओके जी, ये देखिए क्वेश्चन भी हो गया। सेकंड वाला, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री दैट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ग्रेटर देन द बेनिफिट्स? 13 मार्क्स, हमने इसका 25 मार्क का किया हुआ है अपने नोट्स में। सो वेयर इज द नोट्स? अभी मैंने खोले थे, यस, क्वेश्चन की फॉर्म में ही किया हुआ। ये देखें, डिस्कस इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज बेनिफिशियल। डू यू नीड मी टू गो थ्रू ओवर इट, या सबको आता है? वही फिस्कल डिविडेंड, मल्टीनेशनल्स का आना, ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप कर सकती है, सबको आता है, मुझे बता दें, वरना मैं एक बार रिट्रेशन दे दूं। साइलेंस विल मीन यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा, फिर इसके नेगेटिव कीजिएगा। अब इसकी जो इवैल्यूएशन है, असल चीज वो है ये कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी चीज़ नहीं है अगर उसके रिजल्ट में पोल्यूशन आ रही है, सस्टेनेबल नहीं हो रहा है फ्यूचर के लिए हमारे रिसोर्सेज, वो हायर वैल्यू अटैच, मतलब कि हम कंट्रीज डेवलपिंग ज़्यादा वैल्यू अटैच करते हैं मॉनेटरी ग्रोथ एंड इनकम्स को, तो हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी चीज़ है। सो टू कंक्लूड, गवर्नमेंट में एम फॉर कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी भी माइंड में रखें, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स कम से कम, ऐसी पॉलिसीज़, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेस वगैरह इस तरह की पॉलिसीज़ लगाएं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव हो और जो है सस्टेनेबिलिटी एंड इक्वालिटी भी रहे। लेकिन इट बिकम सब्जेक्टिव, अपना अपना व्यू है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा बेनिफिशियल कही जा सकती है कि नहीं। गॉट इट बच्चों? एनी क्वेश्चंस हियर?
ये कॉमन क्वेश्चंस प्लीज बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा. देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड स्ट्रगल विद दीज. नंबर 7 एफिशिएंसी का एक बार देख लें. अ फ्री मार्केट ऑपरेट्स टू बेनिफिट of both consumer and producer to achieve the most efficient outcome. And therefore, there is no role for a government to play in controlling the market. टिपिकल मॉडल आंसर है जी. सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री मार्केट पे. एक पैराग्राफ दे देंगे आपके नोट्स में. 25 मार्क का ये आंसर पैदा हुआ है. साथ मैंने 4 वो मॉडल आंसर्स A2 PDF के फॉर्म में भेजे हुए हैं, जिसमें एक लेबर मार्केट का और 4 एफिशिएंसी के कॉमन आंसर्स हैं 25-25 के. तो यू कैन इजीली हैंडल दिस. वरना अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें. 2 मार्केट फेलियर रिक्वायर्ड है. 3 कर दो. पब्लिक गुड छोटा सा है, वो भी कर दो साथ में. और फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की 2-2 3-3 पॉलिसीज साथ साथ, उनकी लिमिटेशंस और एंड पे इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट. गवर्नमेंट के आने से बेहतरी आती है, लेकिन अक्सर गवर्नमेंट खुद भी फेल हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. They may end up overtaxing, over subsidizing, and may even worsen resource allocation. To conclude, efficiency as by book achieve करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमीज में गवर्नमेंट जहां जहां मार्केट फेलियर हो इंटरवीन करके उसको बेहतर करने की कोशिश जरूर कर सकती है. सो ये बात कि गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इट्स टोटली बेसलेस. गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन देयर आर मार्केट फेलियर्स. अदरवाइज फ्री मार्केट एफिशिएंट आउटकम्स लाती है. गॉट इट बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? सो आई थिंक वी हैव डन इट ऑल. 13 मिनट हैं. कहते हो तो क्वेश्चन 6 को भी, जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन टॉपिक से जरा हट के है, कहते तो कर लेते हैं जल्दी से. खामोशी मीन्स नहीं करना है या करना है? दिस इज स्टम्पिंग मी नाउ. बताएं, करना चाहते हैं कि नहीं? हेलो. जरूर लें बेटे, मैं भी थक चुका हूँ. चले, मैं आपकी क्लास जो है